पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 4 अप्रैल शनिवार को 51 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी हुई है और देश में किसी भी वितरक एजेंसी पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मंत्रालय ने कहा कि कुल बुकिंग में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर की हिस्सेदारी बढ़कर 95% हो गई है। केरल में 9 अप्रैल को होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने के नहीं है, बल्कि राज्य के भविष्य को सुधारने के लिए है। शाह ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमले किए। पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी चुनौती रैली में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कूच बिहार में उमड़ा यह जन सैलाब नए बंगाल और भाजपा की सरकार प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया और महिलाओं के लिए अपनी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा वह पहले भी इस मैदान में आए हैं, लेकिन आज की भीड़ ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह उत्साह एक उज्जवल भविष्य और नए बंगाल का निर्माण का संकेत है। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान के दिन टीएमसी के गुंडे चाहे जितना डराने की कोशिश करें, आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस चुनाव बंगाल से डर का माहौल खत्म हो जाएगा। भाजपा की बड़ी जीत से लोगों में आत्मविश्वास जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के पापों का पूरा हिसाब होगा। कानून अपना काम करेगा और कोई भी गुंडा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अब तक 3 करोड़ बहनों की लखपति दीदी बनाया है। अब देश के बड़े फैसलों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है बहुत ज़रूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने कोलकाता के कई पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज अधिकारियों ओसी का तबादला कर दिया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी कि बता दें, चुनाव आयोग इससे पहले कई आईपीएस अधिकारी को भी तबादला कर चुका है। सीजेआई सूर्यकांत ने हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने न्यायिक ढांचे को बेहद जरूरी बताया। 100 एकड़ में बनने वाला इस आधुनिक परिसर के लिए सरकार ने 2,583 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को जनता का ध्यान भटकाने का हथियार बताया है। पार्टी का कहना है कि इससे बड़े राज्यों का लाभ होगा और छोटे राज्यों का प्रभाव कम होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यदि लोकसभा की ताकत 50% बढ़ाई जाती है और प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या भी 50% बढ़ाई जाती है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव, बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखे हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर शर्मा को जेल भेजा जाएगा और माफ़ी मांगने पर भी नहीं बख्शा जाएगा। नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि भाजपा की नीतियां समावेशी है और उसका विरोध केवल अवैध घुसपैठ के खिलाफ है। उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताते हुए विकास और सुशासन का मुख्य आधार बताया। भाजपा की नीति सभी को साथ लेकर चलने की है और पार्टी किसी भी जाति, धर्म या भाषा के खिलाफ नहीं है। भारत साझा विरासत वाले लोगों को शरण दे सकता है, लेकिन अवैध घुसपैठ को स्वीकार नहीं कर सकता। नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, बोले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रेम, आशा, भाईचारे और समाज में एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। करीब 15 साल बाद जनगणना से पता चलेगा कि देश की प्रगति असल में कैसी है। यह शिक्षा, रोजगार, आमदनी और भाषा और प्रजनन के आंकड़ों से विकसित राष्ट्र की राह बताएगी। जाति और धर्म के डेटा सामाजिक न्याय सुधार में मदद करेंगे। शहरीकरण, आर्थिक असंतुलन, आबादी की बढ़त और प्रवासन पर नए बहस के रास्ते खुलेंगे। जनगणना परिसीमन, संसाधन वितरण और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी प्रभाव डालेगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान ने इसे सख्त शब्दों में खारिज कर दिया।
ईरान की सेना के केंद्रीय कमांड खातम अल अनबिया से जुड़े जनरल अली अब्दुल्लाही ने ट्रंप के इस बयान को बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और बेवकूफ़ी भरा कदम बताया। उनका कहना है कि अमेरिका की इस तरह की धमकियों से ईरान झुकने वाला नहीं है। वहीं दिल्ली में गहराते गैस संकट ने अब छोटे ढाबे और रेहड़ी पटरी पर खाना बेचने वालों की रोजी रोटी पर सीधा असर डाला है। पहले जहां एलपीजी सिलेंडर की नीली लौ पर दाल रोटी पकती थी, वहां लकड़ी और कोयले के चूल्हे जल रहे हैं। धुएं के बीच खाना बनाना मजबूरी बन गया है और बढ़ती लागत ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। पश्चिमी एशिया में व्याप्त संकट के बीच कांग्रेस के कई नेता सरकार के पक्ष में बोलते दिख रहे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सरकार के इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं के बयान से पार्टी को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को भारत सरकार ने आर्मेनिया की मदद से सुरक्षित एयर लिफ्ट कर शनिवार शाम चेन्नई पहुंचा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मदद के लिए आर्मेनिया का आभार जताया। इसी पर सरकार ने बताया कि अबू धाबी में मिसाइल हमले के मलबे से 5 भारतीय घायल हुए थे, जिनमें 4 डिस्चार्ज हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान हमलों के बीच तेल की बढ़ती कीमत और संकट का असर अब आम लोगों के ऊपर दिखने लगा है। नेपाल सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए 2 दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लागू करने का फैसला किया है। पश्चिमी एशिया संघर्ष का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के देश इस समय ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच नेपाल पर पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का असर दिखने लगा। नेपाल सरकार ने ईंधन के खपत कमी को देखते हुए हफ्ते में 2 दिन सार्वजनिक अवकाश देने का फैसला किया है। रविवार को हुई कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। अब शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। यह व्यवस्था सोमवार से लागू हो जाएगी। पश्चिमी एशिया संकट के चलते फिलहाल पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हट चुका है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके शहरों पर रूस के हमले हो रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-50E जेट की लापता पायलट को अमेरिकी सेना ने सुरक्षित बचा लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेस्क्यू की पुष्टि करते हुए बताया कि अधिकारी घायल है, लेकिन पूरी तरह ठीक है। यह ऑपरेशन अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक खोज और बचाव अभियानों में से एक था। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक मां की दर्द भरी गुहार ने वैश्विक राजनीति को और गरमा दिया। लापता अमेरिकी पायलट को लेकर ईरान का तीखा बयान सामने आया, जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव अब और गहरा होता नजर आ रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला द्वारा अपने लापता पायलट बेटे को लेकर कई भावुक अपील पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि उसके बेटे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ज़्यादा खतरे में है, बजाय ईरान की हिरासत में रहने के। दरअसल महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसका बेटा एक फाइटर पायलट है और इसे अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उसने लोगों से प्रार्थना करने की अपील की थी। इस पर पाकिस्तान में स्थित ईरानी दूतावास ने जवाब देते हुए कहा कि आपके बेटे ईरान की कैद में कम है, बल्कि ट्रंप के नेतृत्व में ज़्यादा खतरे में है। दुआ करें कि वह ईरान की हिरासत में सुरक्षित रहे।